मार्च 7, 1971 शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা। अब ये आज़ादी कैसे मिली थी ये हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद था। 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस आज़ादी की लड़ाई में मारे गए थे। बांग्लादेश में फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस सब बर्बाद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बांग्लादेश में कुछ बचा ही नहीं था। वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने जब बांग्लादेश का सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद होती है। और आज़ादी की लड़ाई में तो नुकसान हुआ ही था, बल्कि आज़ादी से सिर्फ 4 महीने पहले ही बांग्लादेश को साइक्लोन की मार भी झेलनी पड़ी थी। और कोई ऐसा वैसा साइक्लोन नहीं, बल्कि ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक साइक्लोन, जिसमें 5 लाख लोग मारे गए और बांग्लादेश का 1/5 हिस्सा डूब गया था। और इन सभी चीजों से बांग्लादेश में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 26 साल थी। सभी को लगा कि बांग्लादेश इस तबाही और गरीबी से कभी उभर नहीं पाएगा, बट बांग्लादेश टर्न द टेबल्स। आज बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से भी ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 180% से ग्रो हो गई है। 2031 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड नेशन बनने की ओर भी बढ़ रहा है। ये ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इंडिया के पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बांग्लादेश जैसी कंट्री भी इंडिया को पीछे छोड़ रही है। तो कैसे किया बांग्लादेश ने ये इकोनॉमिक मिरेकल, आइए जानते हैं। जब 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पीएम बने तो उन्हें सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव करना था। और इस प्रोसेस में उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने काबिलियत से ज्यादा पार्टी लॉयल्टी को प्रेफरेंस दी। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले पावर को कंसोलिडेट किया जाए ताकि बड़े डिसीजन लेने में बाद में ज्यादा दिक्कत ना हो। और क्योंकि पाकिस्तान के राज में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ही बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज, सभी एसेट्स को ओन करते थे, तो मुजीबुर रहमान को लगा कि अगर ये सभी चीजें अब स्टेट ओन करेगा तो इससे स्टेट और ज्यादा मजबूत होगा। तो ज्यादातर फर्म्स और बिजनेसेस को पार्टी लॉयलिस्ट्स के हाथ में सौंप दिया गया। इन लोगों को इंडस्ट्री या बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये बस शेख मुजीबुर रहमान के लॉयल थे, जिससे धीरे धीरे गवर्नमेंट एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ पुश होने लगी। क्योंकि बांग्लादेश में स्टेट पूरे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को ओन करता था और बांग्लादेश की 92% इंडस्ट्री भी कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड हो गई। प्राइवेट सेक्टर पर हैवी रेगुलेशंस और इंपोर्ट टैक्सेस लगा दिए गए। और सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ इन्वेस्टमेंट्स पर, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन ना हो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब जैसा कि हम भी समझ रहे हैं कि ये सिस्टम ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला तो था नहीं, तो इसके रिजल्ट्स आने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। पुअर मैनेजमेंट के चलते सिर्फ 3 साल में ही बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल आउटपुट 66% से गिर गए। और फार्मर्स को भी फोर्स किया गया आर्टिफिशियली लो प्राइसेस पर सिर्फ गवर्नमेंट को ही अपनी फसल बेचने को। तो एग्रीकल्चर, जो बांग्लादेश इकोनॉमी की बैकबोन था और मेजोरिटी बांग्लादेशी की जीविका, वो भी 84% से कम हो गया। और इसके ऊपर से अप्रैल से लेकर जुलाई 1974 के बीच बांग्लादेश में बरसात हुई और होती ही रही, जिससे बांग्लादेश में आए फ्लड्स और राइस क्रॉप्स ज्यादातर बर्बाद हो गई, जिसने गवर्नमेंट के राशन सिस्टम को तो घुटनों पर लाया ही, बल्कि बांग्लादेश में इन्फ्लेशन भी 400% से बढ़ा। और सिर्फ 9 महीने में 1.5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, जिससे बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का आर्मी और कैपिटलिस्ट्स विरोध करने लगे। और सत्ता पलटने से बचाने के लिए मुजीबुर रहमान ने देश में इमरजेंसी लगा दी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को एबोलिश करने की कोशिश की गई और जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। लेकिन अगस्त 1975 में मुजीबुर के खिलाफ एक वॉयलेंट मिलिट्री कूप हुआ, जिसमें मुजीबुर और उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। सिर्फ उसकी 2 बेटियां जो यूरोप में पढ़ रही थी वो ही बच पाई। सत्ता कुछ समय के लिए इधर उधर हुई, कूप्स हुए, काउंटर कूप्स हुए और यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1977 के बाद फाइनली एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। जनरल जियाउर रहमान पावर में आए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP एस्टेब्लिश हुई। और फॉरेन एड्स और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी चेंजेस स्टार्ट हुए। पहले वेस्टर्न नेशंस बांग्लादेश को एड इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनकी शर्त थी कि बांग्लादेश एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से हटकर थोड़ा लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को प्रेफरेंस दे। और बांग्लादेश ऐसा कर नहीं रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश के पास कोई और रास्ता नहीं था और सत्ता में बैठे लोग भी यही चाहते थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया, टैरिफ्स कम हुए और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचना शुरू किया गया। इन सिंपल वर्ड्स, बांग्लादेश में इंडिया के जैसे LPG रिफॉर्म्स हुए थे वही हुए, लेकिन धीरे धीरे कई सालों तक स्टेप बाय स्टेप। और बांग्लादेश एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। और बांग्लादेश को फॉरेन एड भी काफी ज्यादा मिली। 1977 से करीब $1 बिलियन, जो कि बांग्लादेश की जीडीपी का 8% थी। धीरे धीरे बांग्लादेश में बिजनेसेस ग्रो होना शुरू हुए, इन्वेस्टमेंट्स आई और एक्सपोर्ट्स बढ़े। कुछ जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आप टैक्स फ्री कर सको। और ये बांग्लादेश के लिए अच्छा तो चल रहा था, लेकिन जिस कंट्री के पास ना ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो और ना ही बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स, तो एक्सपोर्ट क्या ही करे। तो बांग्लादेश ने गारमेंट इंडस्ट्री को अपनी तलवार बनाया।
इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया और वर्कफोर्स की कोई कमी तो थी ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी उस समय भी बहुत ज्यादा थी। तो 1990 में जो बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 660 मिलियन की थी, वो आज 2021 में 36 बिलियन डॉलर्स की पहुंच गई है, जो कि कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स में 81% की भागीदारी देती है। और आज बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट है, सिर्फ चाइना से पीछे। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी डाइवर्स नहीं है, जिसकी कोशिश बांग्लादेश भी भरपूर कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। और जैसे जैसे बांग्लादेश मिड इनकम नेशन बनेगा, वैसे वैसे उसकी चीप लेबर नहीं रहेगी। सेम प्रॉब्लम जो आज चाइना के सामने है, वही बांग्लादेश के सामने है। लेकिन खैर ये उनके देश की प्रॉब्लम है, अपने आप देखेंगे। हम अपने इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।